नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार चौधरी। और जैसा कि बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर बात कर ली थी और आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। और ऐसे ही जब तक आपकी एग्जाम लगेगी तब तक मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूंगा ताकि आपका परिमाण बेहतर से बेहतर बनता चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कोई HCl अणु है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर है। उसके आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि बच्चों हमें पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है P और P = 2A × Q और P का मान हमें दे रखा है 3.4 × ये सेंटीमीटर में हमें दे रखा है और दोनों आयनों के मध्य की दूरी को कहते हैं 2A और ये दूरी हो गई हमारी, ये आवेश हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। हमें चाहिए दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आयनों के मध्य की दूरी, क्योंकि द्विध्रुव के अंदर दो आयन होते हैं। द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो माइनस से प्लस या माइनस आवेश और प्लस आवेश दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को 2A कहते हैं या 2A मानते हैं। तो 2A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त कर लेंगे। ये घातें कट करके -11 घात बचेगी और इसका भाग लगभग 2.12 बार चला जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1, यानी कि 2.12 × 10⁻11 मीटर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान वोल्ट प्रति मीटर में होगा। तो फ्लक्स गाउस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी पृष्ठ का जितना भी आवेश समेटा हुआ है किसी पृष्ठ द्वारा, उसका 1/ε0 गुना होता है फ्लक्स। तो हमारे पास एक घन है और घन सभी जानते हो, घन के अंदर होती है बेटा 6 भुजाएं, यानी कि 6 फलक, और इसके सेंटर पे रखा हुआ है 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। तो इस 1 कूलाम आवेश के कारण निर्गत फ्लक्स घन के सभी 6 फलकों से बाहर निकलेगा। इसीलिए हमें एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स यदि ज्ञात करना हो तो कुल फ्लक्स का 6वां भाग ही हमें चाहिए होगा, क्योंकि घन में होते हैं 6 फलक और हमसे पूछा गया है प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स। तो प्रत्येक फलक के लिए हम 6 का भाग देंगे, तो 6वां जो भाग आ जाएगा वो हमारे प्रत्येक फलक के लिए प्राप्त फ्लक्स आ जाएगा। तो इसके लिए हम फाई का मान कैलकुलेट करेंगे और वो होगा हमारे पास आवेश तो ये होता ही है, और 6 का भाग देंगे एक फलक के लिए, और ε0 का मान बेटा सब जानते हैं 8.85 × 10⁻12। इनको काटेंगे पीटेंगे, भाग देंगे और इसका जो सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा करके देख लेना रफ कॉपी के अंदर 100। इसमें भाग देने पर जो तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा 1.88 × 10⁻4 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोबारा से समझ लो, घन की भुजा हमें कितने भी मीटर की दे रखी हो, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। घन की भुजा का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। 1 कूलाम आवेश है। 1 कूलाम आवेश की जगह तुम्हें दूसरा आवेश भी दे सकता है, माइक्रो कूलाम में भी दे सकता है। और साथ ही हमें चाहिए फ्लक्स। तो फ्लक्स का मान होता है Q/ε0। ε0 का मान भी फिक्स है और Q का मान चेंज हो सकता है। भाग देने पर तुम्हें कोई भी एक आंसर मिल जाएगा। अभी जो आंसर है वो हमारा 100 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र के पास में दूसरे जब इलेक्ट्रॉन को लेकर जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, और किसी भी किए गए कार्य का मान ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा अगर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। काफी अच्छा क्वेश्चन था।
अगला अपना क्वेश्चन है, एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा Q है, अगर आवेश को दुगना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगी। बेटा संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं U और ये होती है 1/2 Q² C। अगर इसके अंदर हम आवेश को दुगना कर देंगे, Q का मान क्या कर दे 2Q, तो हमारे पास ये मिल जाएगी हमें 1/2C और Q की जगह हम रख देंगे 2Q का स्क्वायर, तो U बराबर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4Q²। यदि मैं इसको यहाँ पे 4 को बाहर रखूँ तो 1/2C Q², जो कि हमारी पुरानी ऊर्जा है। तो पहले वाली ऊर्जा, ये पहले वाली ऊर्जा थी, पहले वाली ऊर्जा का 4 गुना हमें मिल जाएगा। तो 4 गुना के लिए 4 गुना किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा आवेश को दुगना करने पर, है ना, 4W हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि दो समान आकार के तार जिनकी प्रतिरोधकताएं ρ1 और ρ2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हमें पहले ही बोला गया है जो दो तार है वो समान आकार के हैं, समान आकार के हैं, समान आकार के हैं। इट मीन्स उनकी लंबाई तथा क्षेत्रफल, लंबाई तथा क्षेत्रफल दोनों ही बराबर है, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों ही बराबर है। उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, हमें पूछा गया है ρ1 और ρ2। हम जानते हैं कि R1 कितना होता है, R का सूत्र होता है ρL/A। इसकी कितनी हो जाएगी ρ1 जो कि दे रखा है, उसी प्रकार R2 हो जाएगा ρ2L/A। L/A और L/A दोनों में सेम इसलिए है क्योंकि दोनों तार समान आकार के हैं, अतः क्षेत्रफल और लंबाई दोनों बराबर होगी। प्रतिरोधकताएं दोनों की अलग अलग है तो प्रतिरोध भी दोनों के अलग अलग होंगे। इनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं RS और ये होता है R1 + R2। इसको हम लिख सकते हैं ρL/A और ये हमारे पास है ही ρL/A प्लस ρ2L/A। यहां से हमारे पास L/A कॉमन आकर के कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ρ बराबर ρ1 + ρ2। तो ये जहां भी मिलेगा हमें वही हमारा सही आंसर होगा। तो जहां की मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अगला अपना क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी अच्छे, काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आप देख के जाएंगे। एक विद्युत क्षेत्र का विभव फलन V बराबर -5x + 3y + 15z है, अंडर रूट से परिभाषित है। बिंदु x y z पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में SI मात्रक में होगी। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर बेटा एक संबंध होता है E बराबर -∂V/∂R और R तुम्हें पता है स्थिति सदिश होता है, सभी जानते हैं R वेक्टर बराबर क्या होता है, xi + yj + zk। लेकिन इसका अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, अभी सिर्फ इस संबंध से चलते हैं। हम एक एक घटक के लिए निकालते हैं, चूंकि हम यदि इसका x घटक निकालें तो हमें मिलेगा -∂V/∂x। इसको यदि हम आगे करते जाते हैं del/∂x और हमारा फलन क्या है -5x + 3y + √15z। ये हमारा फलन है और हम जानते हैं कि x के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो सिर्फ x फलन का ही अवकलन होगा, बाकी दोनों शून्य हो जाएंगे। तो ये दोनों मान हमारे शून्य हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, -5 कांस्टेंट है तो -5 ही रहेगा, माइनस प्लस होकर के इसका जो मान आएगा वो Ex का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5 मात्रक। Ex का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5 मात्रक। ठीक इसी प्रकार से हम y और z का भी निकाल सकते हैं, y और z। तो Ey का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -∂V/∂y और इसमें क्या हो जाएगा, y वाला जो घटक है सिर्फ उसी का अवकलन होगा और z और x वाले 0 हो जाएंगे। तो ठीक यहां पे हमें मिल जाएगा -3 मात्रक, -3 मात्रक। और Ez जो हमारा लास्ट है, Ez का भी ठीक उसी प्रकार से निकाल लेंगे हम। Ez के लिए देखें तो सिर्फ z वाले का ही अवकलन होगा और बाकी x और y दोनों 0 हो जाएंगे। तो z वाला है हमारे पास -√15z,
प्लस अंडर रूट 15z जो कि माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया माइनस अंडर रूट 15। ये हमारे पास Ex, Ey और Ez के मान आ गए। और जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है उसका सूत्र पढ़ा ही होगा, Ex का होल स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर प्लस Ez का स्क्वायर। यहाँ पे हम इनके मान रखेंगे तो अपना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 का भी 9 ही होता है और उसका हो जाएगा 15 प्लस के, तो ये हो गए 40 और 9 49, और 49 का हो जाएगा 7 मात्रक, और यही हमारा आंसर है। तो 7 मात्रक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक हो जाएगा 7। दोबारा से समझ लो, Ex वैल्यू निकालनी है हमें, Ey की वैल्यू निकालनी है और Ez की वैल्यू निकालनी है, और इनका संयुक्त जो मान होता है Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर, देन हम पाते हैं कि 7 मात्रक हमारा SI मात्रक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां से ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। किया गया कार्य W होता है और W होता है V क्रॉस Q। किया गया कार्य V क्रॉस Q, V का मान दे रखा है हमें 200 वोल्ट और Q का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, है ना। ये कट फिट के हमें जो मिलेगा ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 17 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो हमारा पहला आंसर माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम काम करते हैं, और जब भी हम किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं तो चिन्ह माइनस का ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे प्रतिकर्षण बल के लिए दिखाया गया है कि हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसीलिए माइनस आ रहा है। तो माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 17 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक ठीक वैसा ही विभव के लिए फिर क्वेश्चन आ गया है कि एक अल्फा कण को विरामावस्था से एक बिंदु जहां पर विभव 70 वोल्ट है से दूसरे बिंदु जहां पर विभव है 50 वोल्ट तक ले जाने में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब गतिज ऊर्जा वैसे तो किया गया कार्य ही होती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा। यदि हमारे पास क्या हो, हमारे पास दो आवेश हो जिनके जो कि क्रमशः A और B बिंदुओं पर उपस्थित हो। यहाँ पर विभव का मान है 70 वोल्ट और यहाँ पर विभव का मान है 50 वोल्ट। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है D, यहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। तो हम देखते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कुछ न कुछ विभव का अंतर आ गया है, और विभव का अंतर क्या होगा, विभव का अंतर हो जाएगा हमारा 70 वाट माइनस 50 वोल्ट। तो विभवांतर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। इतना सारा विभवांतर आ गया है, और विभवांतर आने के बाद में हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं W V गुणा Q। V कितना आया अपना 20 वोल्ट और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो हम जब पाते हैं कि हमें इनका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि सारे ही मात्रक इसमें दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, तो हम यदि इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाए तो हम देखते हैं कि हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट था ही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 70 से 50 के लिए विभवांतर कितना है दोनों बिंदुओं के लिए 20 वोल्ट। 20 वोल्ट V का मान है, और Q किसका Q है, ये एक इलेक्ट्रॉन का या एक अल्फा कण का। तो अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा, ये एक E ले लेते हैं और एक E के लिए क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा।
इस प्रकार के ग्राफ दे करके नीचे कुछ ऑप्शनल चीज़ें पूछी गई है हमें, और ग्राफ्स को अच्छे से रीड करना आना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये ग्राफ आए, लेकिन ग्राफ तो आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक IV वक्र दे रखा है, और ये चलो वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने की। मैं बात कर रहा हूं भिन्न भिन्न तापों पर चालकों की। चालक के बारे में यदि हम बात करें तो चालकों में ताप के साथ साथ धारा के मान में क्या परिवर्तन पड़ता है। अगर चालकों में हम ताप को बढ़ा दें तो उनकी चालकता घट जाती है। चालकों में यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो उनकी चालकता घट जाती है, और चालकता घट गई इट मीन्स धारा का मान कम प्राप्त होता है, धारा कम प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि ताप T1 के लिए धारा ज्यादा है और ताप T2 के लिए धारा कम है। इट मीन्स धारा ज्यादा किन के लिए हो सकती है, जब तापमान कम हो। तो तापमान T1 जो है वो तापमान कम है, इसी के लिए उसके लिए धारा ज्यादा है, और T2 ज्यादा है इसीलिए उसके लिए धारा कम है, क्योंकि तापमान बढ़ने से चालकता घट जाती है। तो तापमान बढ़ा यानी कि T2 बढ़ा और चालकता घट गई, इट मीन्स धारा भी घट गई। तो ये जो T1 है ये कम होगा किसकी तुलना में, T2 की तुलना में। तो T1 कम होगा T2 की तुलना में चालकों के लिए, और ये ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं, T1 कम होगा T2 के लिए, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चालकों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना कि ताप बढ़ाने से, ताप जैसे ही बढ़ाएंगे और चालकों की धारा घट जाएगी, इट मीन्स प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी। इसलिए यहाँ पर T1 पर धारा अधिक है, इसका मतलब ये टेम्परेचर कम है, और कम होने की वजह से यहाँ पर धारा का मान ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे चले। कार्बन प्रतिरोध वाले ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे, इस बार बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला, पीला, लाल और चांदी सा वलय हैं, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हें वो कार्बन वर्ण कोड वाली सारणी याद होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब तुम दे सकते हो। जैसा कि हम देखते हैं कि ए, ब और स में पहले 2 अंक सार्थक अंक है, यानी कि 6 और 4 ही है। जबकि हम स ऑप्शन में देखें तो इसके अंदर 3 अंक हैं, और कार्बन प्रतिरोध लिखते समय 3 अंक नहीं आते हैं, पहले 2 पट्टिकाओं के सार्थक अंक आते हैं। पहली दो पट्टिकाएं जैसे कि पहली पट्टिका और दूसरी पट्टिका के लिए आते हैं सार्थक अंक, जबकि तीसरी पट्टिका के लिए जो आता है वह आता है गुणक, और चौथी पट्टिका के लिए जो आता है वह आता है सहायता प्रतिशत। तो हम यही देखेंगे, और हम सभी जानते हैं कि जो नीला होता है वो 6 नंबर का है। वैसे तो तुम्हें यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि लगभग 3 के अंदर 6 है, तो पहला अंक 6 ही होगा। तो नीले का हो गया 6, तो पहली पट्टिका का हम सार्थक अंक लेंगे, सार्थक अंक 6 होता है, और पीले का जो होता है वो होता है 4। उसके बाद में हम लेते हैं गुणक 10 की घात में, और हमारा जो लाल रंग होता है वो लाल रंग 3 नंबर का होता है, 3 नंबर पे लाल रंग होता है, और 3 नंबर के लिए गुणक आता है 10 की घात 2। फिर आता है प्लस माइनस, और चांदी के लिए आएगा 10%, सोने के लिए 5%, और वर्णहीन के लिए 20%, है ना। तो ये 10%, और इसका मान हो जाएगा प्रतिरोध। चूंकि ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जरूरी नहीं है लाल, पीला, नीला ही आए, लेकिन फिर भी हमें पूरी जो टेबल है वो याद करके जानी है, ताकि हम इनका अच्छे से आंसर कर सकें। और ध्यान रहे, पहले 2 अंक सार्थक अंक होते हैं, यहाँ पे 3 अंक कोई नहीं लिखेगा। फिर तीसरा जो पट्टिका होती है उसके लिए गुणक लिखना है, और प्लस माइनस लगा के सहायता प्रतिशत लिखनी है। और सहायता प्रतिशत या तो चांदी का रंग पूछेगा, चांदी सा, सिल्वर या गोल्ड, या रंग कलरलेस, रंगहीन या वर्णहीन, कुछ भी पूछ सकता है। तो चांदी के लिए 10% होता है ना। अगला अपना क्वेश्चन है कि अपवयन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। जब भी हम ओम का नियम कैलकुलेट कर रहे थे, याद करना, J बराबर सिग्मा E हमें प्राप्त हुआ था। तो ये जिसकी सहायता से प्राप्त हुआ था,
चूँकि ये दोनों ही सदिश राशियाँ हैं और जब ये हमें प्राप्त हुआ था तो हमें वी डी बराबर एक चीज़ मिली थी कि वी डी बराबर ई टॉर्क अपॉन एम ई ये। और इस सूत्र से हम क्या देखते हैं कि वी डी समानुपाती हो गया हमारा ई के। और ये कहाँ पे मिलेगा हमें, ये इधर मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ओम के नियम का पालन इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रोटॉन 10⁻⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गतिमान है, प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन की आवर्ती में होगी या प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन आवर्ती होगी। तो एक तो हमने पढ़ी थी कण की आवर्ती, कण की आवर्ती बेटा, कण की आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है और ये पढ़ी होगी तुमने, क्योंकि आवर्तकाल होता है 2πm/qb, तो ये पढ़ी होगी qb/2πm। लेकिन कण की आकृति हमें नहीं पूछी है, हमें पूछी है साइक्लोट्रॉन की आवर्ती, और साइक्लोट्रॉन की आवर्ती के लिए हमने ओमेगा पढ़ा था 2πν, 2πν और 2πν। अब न्यू का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से qb/m, qb/m। q का मान क्या है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर ही होता है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है, 10⁻⁻19 कूलाम, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 10⁻⁴ टेस्ला, जैसा कि स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो। और हमारे पास रह गया m, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जब इनको काटोगे पीटोगे तो इनकी आवर्ती आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में, और इसको तुम कैलकुलेशन करके देख लो, इसका लगभग 1 हो जाएगा ये। और इसको काटो, ये कितना हो गया 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻23, और ये कितना हो गया 27, 10⁻+4 बच जाएगी, +4 में से 1 उठाएंगे। इसका कैलकुलेशन करके देख लेना बेटा, जब मैंने किया था तो शायद यही आया था, बाकी तुम देख लेना ना ये गुणा भाग करके। तो जहाँ तक है इसका ऑप्शन हो जाएगा 9.6 × 10⁻³ है ना, ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाली ज़्यादा बच जाएगी। दोबारा से पढ़ लेना क्वेश्चन को। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रोटॉन है, ऊर्जा हमारे किसी काम में नहीं आ रही है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, लंबवत गतिमान है। अगर यहाँ पे कोई थीटा वगैरह इस्तेमाल करते तो हम 90 डिग्री इस्तेमाल कर लेते। प्रोटॉन में साइक्लोट्रॉन की आवर्ती रेडियन पर सेकंड में होगी, तो ये हो जाएगी है ना ओमेगा कोणीय आवर्ती। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। आई विद्युत धारा अगर परिनालिका में हम देंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है B। तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो याद करो, B बराबर होता है μ0 Ni, या फिर हम इसको लिख दें तो μ0 n/I, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये सूत्र होता है। अब ये हमें बोल रहा है कि परिनालिका में लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना करने पर, लंबाई को भी दुगुना कर दे, L को भी दुगुना कर दे और N का मान भी दुगुना कर दे, दुगुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले हम करके देखते हैं, जैसा जैसा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको भी दुगुना कर दो, इसको भी दुगुना कर दो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फेरों की संख्या दुगुनी करने से, लंबाई दुगुनी करने से कोई फर्क नहीं पड़ा इनके मान में, तो हमें धारा भी उतनी प्रवाहित करवानी पड़ेगी। अतः समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा हमें यदि हम आई धारा ही प्रवाहित करेंगे। अगर यहाँ पे लंबाई को दुगुना नहीं करवाता और सिर्फ फेरों की संख्या को दुगुना करवाता, तो फेरों की संख्या दुगुना करवाने से चुंबकीय क्षेत्र भी दुगुना हो जाता और हमें 2I धारा प्रवाहित करनी पड़ती। लेकिन लंबाई के साथ साथ फेरों की संख्या दुगुनी करवाने से इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी धारा के मान में भी हमें कोई ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसमें आई धारा ही हमें प्रवाहित करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टता से कला में आगे होगी। तो हमने जब भी प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने 3 परिपथ पढ़े थे। एक पढ़ा था शुद्ध प्रतिरोध वाला,
शुद्ध प्रतिरोध वाला, दूसरा पढ़ा था स्वप्रेरकत्व वाला, स्वप्रेरकत्व वाला, और तीसरा पढ़ा था शुद्ध धारिता वाला। तो अभी हमसे पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर, चाहे से वो शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो या फिर शुद्ध धारिता हो, इन तीनों में से किसके लगे होने पर धारा की वोल्टता, धारा वोल्टता से कला में आगे मिलेगी। तो जब प्रतिरोध के लिए पढ़ा था तो हमने वोल्टता दी थी V बराबर Vm sin ओमेगा टी, और धारा मिली थी हमें I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यानी कि ये दोनों समान कला में प्राप्त हुए थे। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं पे खारिज हो गया। दूसरा था शुद्ध प्रेरकत्व वाला, इसका सेम था V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये हमारी निवेशी वोल्टता थी, और जो हमें धारा मिली थी वो मिली थी हमें Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि इसके अंदर वोल्टता से धारा जो है पाई बाई टू कोण पीछे मिली थी, जबकि हमें पूछ क्या रहा है कि कला में आगे होगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लिए हमें पता भी है कि इसके लिए जो धारा का मान है क्या मिला था हमें, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि वोल्टता से धारा जो है वो पाई बाई टू कोण आगे थे, पाई बाई टू कोण आगे प्राप्त हुई है वोल्टता से। तो वो सिर्फ है शुद्ध धारिता वाला परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब शुद्ध धारिता वाला परिपथ जोड़ेंगे तो हमें जो है धारा का मान वोल्टता से पाई बाई टू कोण आगे मिलेगा, और यही हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है CW का मात्रक है या C ओमेगा का मात्रक है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जो प्रतिरोध हमने पढ़ा था, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। उसी प्रकार जब हमने ये होता है शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए प्रतिरोध, लेकिन यदि हमने स्वप्रेरण कुंडली जोड़ी थी तो स्वप्रेरण कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो होता है XL, जिसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात का जो मान आया था वो आया था C ओमेगा, नहीं इसका मान C ओमेगा नहीं आया था, C ओमेगा आया था XC का। XC को कहते हैं धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, और XC का मान होता है 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा। और C ओमेगा 1/C ओमेगा, और ये भी किसका काम करता है, प्रतिरोध का ही काम करता है, ये भी प्रतिरोध का काम करता है। जैसे यहाँ पे R काम करता है ना, वहाँ पे XC काम करता है। तो मैं पूछ भी सकता है कि संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है, तो संधारित्र का प्रतिरोध होता है 1/C ओमेगा, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। जब इसका मात्रक ओम था तो इसका मात्रक भी ओम होगा, 1/C ओमेगा का भी। लेकिन हमें 1/C ओमेगा का मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है सिर्फ C ओमेगा का। तो C ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो। देखो ओम को बोलते हैं OHM, ओम। इसका सिग्नेस जो साइन होता है वो होता है ओम, और जब इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है महो, और ये मात्रक होता है चालकता का भी, है ना। तो जो महो है वो हो जाएगा हमारा 1/ सिर्फ C ओमेगा का मात्रक। 1/C ओमेगा को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ये संधारित्र का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, ये जब उल्टा होगा तो महो हो जाएगा। तो ओम नहीं होगा इसका हो जाएगा महो। एम्पियर धारा का होता ही है, और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। तो सिर्फ हमारे पास महो बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात, मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा बह रही है
और द्वितीय कुंडली में कितनी धारा बह रही है, I2। तो I1 और I2 का अनुपात हमें दे रखा है 1/4 यानी कि 1:4। तो प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात क्या होगा? तो बेटा जाके देखना ट्रांसफार्मर जब हमने पढ़ा था तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक संबंध हमने पढ़ा था VS/VP, यानी कि सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज का जो अनुपात है वो उनमें फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर ही है, लेकिन उनमें बहने वाली धाराओं के यानी कि VS/IP/IS के बराबर होगा। ये संबंध पता करना। और इस संबंध में हम देखते हैं हमें क्या पूछा गया है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात, तो इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, VP/VS। और VP/VS किसके बराबर होगा, IS/IP। और हमारा जो पहली कुंडली मतलब प्राइमरी और सेकंड मतलब सेकेंडरी, यानी कि I1 का मतलब क्या है, IP, और I2 का मतलब क्या है, IS। तो IS/IP का मान यहाँ पे रखते हैं, तो VP/VS का मान क्या हो जाएगा, 4/1, यानी कि VP अनुपात VS प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडलियों पर वोल्टता का अनुपात हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर सेकेंड। यह संबंध तुम्हें पता होना चाहिए। अब